वेलकम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम अपने कुछ प्रोसीजर सीख लेते हैं जो कि हम परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू वेरीफाई रीवैल्यूएशन। यानी ऑल टुगेदर आपको पता लगे कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर, सही है जी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, सही है जी, और वो XYZ अमाउंट का है, और आपको पता लगे कि दिस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट have been carried at fair value। तो इस सिनेरियो के अंदर आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हमने वो सीखना है। बट अगेन यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि इसके बेसिक प्रोसीजर्स अपनी जगह है। यानी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई आपने अपना फिक्स एसेट रजिस्टर या शेड्यूल तो लेना ही लेना है, उसकी कंप्लीटनेस के लिए वही प्रोसीजर करने हैं कि भाई आप जाएंगे फ्लोर पे, बताओ, बोलोगे कि भाई ये इसमें शीट में कहाँ आ रहा है। एग्जिस्टेंस के लिए वही होगा कि भाई आप ये कहेंगे कि भाई ये जो शीट में आ रहा है वो फ्लोर पे कहाँ दिख रहा है। वो सारे प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर अपनी जगह है। रीवैल्यूएशन कब होती है? या तो साल के आखिर में या तो साल के शुरू में। पर ये सारी चीज़ें कर कराने के बाद, डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने के बाद, एडिशंस को सैंपल बेसिस पे देखने के बाद, डिस्पोजल्स को सैंपल बेसिस पे देखने के बाद, डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस आया वो देखने के बाद, आप जब साल के आखिर में आ गए तो आपको आके पता लगा कि इसकी बैलेंस शीट में एक रीवैल्यूएशन सरप्लस आपको दिख रहा है। मतलब दिस एंटिटी इज कैरिंग इट्स एसेट ऑन रीवैल्यूएशन मॉडल। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऑब्टेन करेंगे किससे? मैनेजमेंट से। ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ या वर्किंग ऑफ रीवैल्यूएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, एविडेंसिंग। अच्छा, उसमें क्या दिख रहा होगा? क्या दिख रहा होगा सर? पहली चीज एविडेंसिंग, मैं ऐसे ही यहां पे अलग अलग बना देता हूं। एविडेंसिंग एसेट टाइप, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, सरप्लस बैलेंस। ये चीजें दिख रही होंगी उसके अगेंस्ट में। अगेन 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 आपको नहीं लगता कि कैरिंग अमाउंट तो आप रीकैलकुलेट कर चुके होंगे जब आप ऑल टुगेदर डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करके आए होंगे? एसेट बाय एसेट की बात कर रहा हूं, एसेट बाय एसेट की, सही है जी। अच्छा, अब मसला या मुसीबत आ गई है इसकी। अब मसला या मुसीबत है इसकी, वी नीड टू वेरीफाई दिस, सही जी, वी नीड टू टेक्निकली वेरीफाई दिस फेयर वैल्यू, क्योंकि आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट जो भी रही होगी वो तो रीकैलकुलेटेड है ना। अब आपको उस एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके जाना है जो कि मैनेजमेंट लेके जा चुकी होगी। अब ऑल टुगेदर यू नीड टू वेरीफाई द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और सरप्लस का बैलेंस। अगर तो पहले से ही रीवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है तो वो सारी चीजें आप करेंगे। अच्छा, सरप्लस बैलेंस होगा, पर याद रखिएगा ये जो सरप्लस बैलेंस है बच्चों, ये सरप्लस जो बैलेंस है बच्चों, ये होगा रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और अगेन बता दूं, आपके पास ऐसे 500 एसेट्स होंगे। अगर मैं कह रहा हूं चलो भाई, अगर एक कंपनी है उसने अपनी व्हीकल्स को फेयर वैल्यू पर रखा हुआ, तो हो सकता है 200 व्हीकल्स हों, तो 200 व्हीकल्स की वैल्यूएशन होगी। और अगर बिल्डिंग है तो मैं कहूँगा 4 बिल्डिंग है तो 4 बिल्डिंग्स की फेयर वैल्यूएशन हुई भी होगी। पर 4 बिल्डिंग्स की फेयर वैल्यूएशन का मतलब है हर बिल्डिंग की अलग अलग वैल्यूएशन, हर बिल्डिंग का अपना सरप्लस, हर बिल्डिंग का अपने हिसाब से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो के आपके पास एक सरप्लस का बैलेंस एजेड पे मौजूद होगा। तो आपने क्या किया? शेड्यूल या वर्किंग ऑफ रीवैल्यूएशन ले ली मैनेजमेंट से, जिसके अंदर ये चीजें आ रही होंगी। आप क्या करेंगे? चेक करेंगे मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रेस टोटल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तो आपको जो मैनेजमेंट ने दिया, आपने उस पे एतमाद करके टेक्निकली कंप्लीटनेस को इंश्योर कर लिया कि शेड्यूल से जो सरप्लस का बैलेंस आ रहा है, क्या वो मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे दिखता है या नहीं दिखता, ये वाला, जिसको मैं भी आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर आपके पास ये जो फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ये इसके इक्वल होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो पहला प्रोसीजर तो ये हो गया कि आपने शेड्यूल या वर्किंग ऑफ रीवैल्यूएशन ले ली फ्रॉम द मैनेजमेंट, जिसमें ये एविडेंस होगा, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की, ट्रेस कर लिया टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
यहां तक बात क्लियर हो गई, सही जी। दूसरा ऑब्टेन, आप करेंगे ऑब्टेन, सही जी, ऑब्टेन करेंगे मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट and check whether fair value appearing in management's expert report is same as appearing in fixed ऐसे शेड्यूल लिख रहा हूँ, शेड्यूल ऑफ या वर्किंग ऑफ रीवैल्यूएशन। भाई आपने मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है, अच्छा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मतलब प्रॉपर्टी वैल्यूअर, क्योंकि मैनेजमेंट खुद तो एक्सपर्ट नहीं है ना प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाने में, क्योंकि जाहिर सी बात है एक होती है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसके आजू बाजू में दाम लग रहे होते हैं, तो आपने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया होगा जो आपको आपके प्रीमिसेस की पूरी बिल्डिंग की वैल्यू निकाल के देगा। उसमें अलग अलग बेसिस होती हैं कि इतने एकड़ की ज़मीन इतने रेट पे चल रही है और ये सारी चीज़ें, और फिर उसके अंदर वो जगह का इम्पैक्ट, लोकेशन का इम्पैक्ट, वो सारी चीज़ें डालता है, वो उसका एक्सपर्ट होता है। और वो एक्सपर्ट सर्टिफाइड होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, जिसके बाद लाइसेंस होता है ये सब वैल्यूएशन करने का। बात क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि भाई ऑब्टेन कर ली मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, और चेक किया वेदर फेयर वैल्यू, बच्चों वेदर फेयर वैल्यू appearing in management's expert report is same as appearing in schedule या वर्किंग ऑफ रीवैल्यूएशन इन ऑर्डर टू मैच, क्योंकि देखो अगर शेड्यूल सही है तो उसको तो ऑलरेडी मैच कर चुका था, तो वो इक्विवेलेंट होगा। बात क्लियर है? अच्छा ये तो आपने क्या किया, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की चीज़ लेके उसको वेरीफाई कर लिया। अब आपको ये देखना है कि क्या वो फेयर वैल्यूएशन रिलायबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपने इवेल्युएट करना है मैनेजमेंट एक्सपर्ट competence and capabilities by assessing his or qualification by discussions and his her published reports। अच्छा अब मैं कर क्या रहा हूँ पता है, अब जो उसने मुझे फेयर वैल्यूएशन दी है ना, अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जिस बंदे की मैं रिपोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ क्या वो बंदा इस लायक भी है कि वो ये काम कर पाए। क्योंकि आपको मैं अगर कनेक्ट करूँ अपने एक्सपर्ट के आयजा से तो आपको बखूबी मेरी बात याद आ रही होगी। यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट में सबसे पहले आप देखो, मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ से, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट के अंदर सबसे पहले बच्चों आप करते क्या हैं, सबसे पहले आप ये करते हैं कि देखते हैं कि क्या आया कि एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की नीड है भी या नहीं भी। और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई आप क्या वो चीज़ खुद अटेन कर सकते हैं, क्या किसी और से पूछ सकते हैं, कहीं और से एविडेंस मिले। अब लेट से आपको ये पता लग जाए कि ऐसी ही बिल्डिंग जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हैं, ऐसी ही बिल्डिंग अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले बिकी है, तो आपको एक रिलायबल एविडेंस वहां से भी मिल जाता है, तो फिर आपको एक्सपर्ट अपॉइंट करने की नीड, क्योंकि ऑल्टरनेटिव तरीके से आपको एविडेंस मिल गया। तो आप ये हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे एतमाद हो जाए कि मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है वो इंसान का बच्चा है, तमीज़ से उसने इस रिपोर्ट को बनाया होगा, उसकी कॉम्पिटेंस है, वो केपेबल भी है। तो मैंने वही सारी चीज़ें की जो हम करते हैं, जो मैं अपने एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए काम करूंगा वो उसके एक्सपर्ट की भी करूंगा। तो ये यू कैन राइट इन योर एग्जाम। अच्छा जी, तो हमने कहा भाई ये चीज़ हो गई, फिर हमने कहा इवेल्युएट इंडिपेंडेंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आपने उसकी इंडिपेंडेंस लिख ली। अच्छा अब अगर मैं ये कहूं कि वो बंदा जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो इंटरनल बंदा है, वो इनके ही इदारे में काम करता है, तो वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा, क्या वो बायस नहीं होगा? सर बेशक बायस होगा। तो यहाँ पे आपका रिस्क हाई हो जाता है। बात क्लियर है? अच्छा तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा फिर चेक रीजनेबलनेस
of the fair value by comparing fair value with similar market transactions if any। भाई सिमिलर मार्केट ट्रांजैक्शन से कंपेयर कर लो तो आपको एक सबूत मिल जाएगा कि भाई क्या ये वैल्यू सही है भी या नहीं भी। बात क्लियर। और ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप पिछले साल की वैल्यूएशन को इस साल से कंपेयर करो, ऐसा तो नहीं ड्रास्टिकली बढ़ा दी हो इन ऑर्डर टू शो द बेटर रिजल्ट। पर देखिए इसका पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं आता, सरप्लस में जाता है। बट अगेन अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए होगा ना तो वो अपने एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगी, तो ये रिस्क वहाँ एग्जिस्ट करेगा। सही, जो मैं आपको कनेक्ट करके लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अगर आपको ये सबूत मिल गया, अगर आपको ये सबूत मिल गया कि भाई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है और आपको रीजनेबलनेस को मालूम करना है और आप ये सोचते हैं कि आपके बस की बात नहीं है, कि आपको खुद सबूत नहीं मिलेगा, तो कंसिडर करें अपॉइंटिंग ऑडिटर्स ओन एक्सपर्ट। सही जी। और फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं राइट प्रोसीजर्स ऑफ आइजा 620। भाई क्योंकि हमारे पास आइजा यूजिंग, आपको याद नहीं रहेगा, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। सही है। हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी। सही जी। दूसरा क्या करेंगे, एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विथ एक्सपर्ट। और एग्री करने से पहले अंडरस्टैंड, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ताकि एंगेजमेंट लेटर में लिखो ना, आपको भी तो नॉलेज हो। सही है। एग्री कर लो उससे ताकि एंगेजमेंट एग्रीमेंट साइन हो सके, उसको बताओ कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी ये है। इसके बाद रिव्यू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स ओन एक्सपर्ट। सही है जी। अब बात समझिएगा। अच्छा, ये वाले सारे प्रोसीजर्स जो है ना, ये मैंने लिखे हैं, ये आपको लाजमी नहीं है कि ये पूरे लिखो इसके नीचे, क्योंकि ये ऑल टुगेदर आपका आइजा कनेक्ट हो गया है। कौन सा सर, आपके एक्सपर्ट वाला। पर यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक रिकैप देने के लिए कि मैंने अभी अपना कंसिडर किया, कंसिडर अपॉइंटिंग ऑडिटर्स ओन एक्सपर्ट। और अगर आपके एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई तो आप क्या करेंगे, कंपेयर रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर्स ओन एक्सपर्ट विद दैट ऑफ द मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। सही है जी। अब आपने क्या किया, अपनी रिपोर्ट के बैलेंस को उसकी बैलेंस से कंपेयर किया। इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस देन मेक इंक्वायरीज फ्रॉम द मैनेजमेंट स्लैश मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इंक्वायर करो कि भाई क्यों डिफरेंस आ रहा है। सही है। अच्छा, ये हो गया। फिर आखिरी इसके बाद की चीज़, अगर जब इंक्वायरी की आपको नहीं समझ आया, सही है जी, अरेंज अ मीटिंग ऑफ योर एक्सपर्ट, योर लिखना गलत होगा, ऑडिटर्स ओन एक्सपर्ट विथ दैट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब देखो वो दोनों अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट है ना। अब दोनों तो एक इंडिविजुअल बंदे हैं, अलग अलग है ना, वो उसको जानता ना वो अगर मार्केट में जानते भी होंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनता। तो जब वो दोनों साथ बैठेंगे तो हो सकता है कि कुछ अजम्पशन उसने लिए जो उसने नहीं लिए, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊँ कि अगर ये मामला आपका हल नहीं होता तो ये कहानी जाएगी रिपोर्ट तक, फिर वही मटेरियल है, परवेज है, वो सारी चीज़ें। सही है जी। तो वो रिपोर्टिंग एलिमेंट्स चले जाते हैं। पर खैर यहाँ तक बात समझ आती है कि हमने ये कर लिया। अच्छा, अभी तक ये जो कार्यक्रम हमने किया, ये इसलिए किया कि आप फेयर वैल्यू को डिटरमाइन कर लें। सही है जी। अब आप करेंगे कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स, इंश्योर दैट एंटायर क्लास हैज़ बीन रीवैल्यूड। आपने इंश्योर करना है कि सारी की सारी क्लास रीवैल्यू हो चुकी हो, क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर आप
रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं, तो अगर प्लांट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लांट कॉस्ट पे और दूसरा रीवैल्यूएशन पे, सारे के सारे प्लांट होंगे। अगर आपने बिल्डिंग रीवैल्यूएशन पे रखी हुई है, तो अगर आपके टेक्निकली 3 बिल्डिंग्स हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बिल्डिंग फेयर वैल्यू पे, 1 बिल्डिंग कॉस्ट के ऊपर। यू नीड टू मेक श्योर, तो ऑडिटर का प्रोसीजर हो गया ना जो आईएफआरएस की कंप्लायंस है, कि आपने ये देखना है कि इंटायर क्लास हैज बीन रीवैल्यूड। हाँ जी, recalculate incremental depreciation and make sure that transfer from revaluation surplus to retained earning is appropriate। हमने कहा भाई आप रिकैलकुलेट करें, देखें क्या वो ट्रांसफर अप्रोप्रिएट है या नहीं, ऐसा तो नहीं है पीएनएल में फेंक दिया, क्लासिफिकेशन का इशू है, ऐसा ही है। तो ये कहानी चल रही है आपकी, सही है जी। अच्छा, फिर आपने कहा कि भाई सारी वैल्यूज कंपेयर हो गई हैं, सारी चीजें, मेक श्योर दैट दी डिस्क्लोजर्स हैव बीन गिवन एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 16। अच्छा, वो डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं सर? शोइंग हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, नेम ऑफ द वैल्यूअर। अच्छा, अब ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसमें कंपनीज एक्ट भी डाल रहा हूँ, यानी आपके जो FAR 2 का सिलेबस है, वो जो पाकिस्तान में आप पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में वो बोलता है FSV बेनिफिट भी डालें, यानी FSV वैल्यू, फोर्स सेल्स वैल्यू। यानी एक तो होता है ना कि मैं मार्केट में जाऊँ और सुकून से चीज़ को बेचूं, तो वो अपने पूरे पैसे दे के जाएगी, और FSV का मतलब होता है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, कि अगर दस्ती बेचूं तो क्या होगा, तो वो भी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। पर अगेन ये रिक्वायरमेंट है उन एसेट्स के लिए जो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहे हैं, उसकी FSV बताने की, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। और ये किसकी रिक्वायरमेंट है सर? ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि अगर आप अपने किसी एसेट को फेयर वैल्यू पे रखते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू तो ऊपर आ गई, बट आप उससे रिलेटेड जो है फोर्स सेल्स वैल्यू भी बताएंगे कि अगर मैं अभी दस्ती बेचूं तो कितने रियलाइज करके देगा। तो ये कहानी है, बात क्लियर है? तो सर ये था आपका रीवैल्यूएशन का ऑल टुगेदर प्रोसीजर। इसको प्लीज़ अपने पास नोट डाउन करें, इसको याद करें। अगर कभी किसी सवाल में आपको दिखे कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन मॉडल को चूज़ किया हुआ है, और अगर आपको किसी बैलेंस शीट में दीजिए रीवैल्यूएशन, तो आपको फिर उस पर ये प्रोसीजर लिखने होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।